वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में, जो कि अंडर सेक्शन 2041 में दिया गया है। देखो, इसके मीनिंग के बारे में पहले देख लेते हैं कि क्या होता है सेक्रेटरियल ऑडिट। देखो, दिस इज एन ऑडिट विच चेक द कंपाइलेशन ऑफ वेरियस लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग कंपनीज एक्ट एंड अदर कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ एप्लीकेबल टू द कंपनी। इसका मतलब क्या बता रहा है कि ये जो सेक्रेटरियल ऑडिट है वो सारे बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स को चेक करेगा, जो कि जिसके अंदर इंक्लूड होगा कंपनीज एक्ट के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन, कॉर्पोरेट के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन, इकोनॉमिक कानून के हिसाब से जो भी कंपनीज में एप्लीकेबल होता है। ये ऑडिटर एक ऑडिट करेगा जिसमें सारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स को चेक करेगा। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंस, इसके इंपॉर्टेंस कुछ दिए गए हैं, तो इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया इसमें। पहला दिया है इट इज मैकेनिज्म टू मॉनिटरिंग कंपाइलेशन रिक्वायरमेंट, यानी कि एक बिजनेस को जो भी जरूरतें हैं लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से, वो सारी चीजें बिजनेस में फॉलो अप होना चाहिए। तो उसको जो है मॉनिटरिंग करते रहेगा कि ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है कानून के हिसाब से, बिजनेस में मॉनिटरिंग करेगा सेक्रेटरियल। तीसरा, इट एम टू डिटेक्ट एरर्स मिस्टेक्स इन कंपाइलेशन मैकेनिज्म, यानी कि इसका काम है सेक्रेटरियल ऑडिट में, सेक्रेटरी का काम है कि जो भी एरर्स आ रहे ऑडिट के समय पे उसको पता करना, देखना, परखना और डिटेक्ट करना, ये काम है, इसका मेजर काम है। तीसरा, इट प्रिवेंट द कंपनी फ्रॉम द रिस्क एंड लॉसेस ड्यू टू नॉन कंपाइलेशन, यानी कि जो भी कंपनी है अगर कोई कंपाइलेशन पूरा नहीं करता तो इस बंदे का काम है कि उस लॉसेस से इस कंपनी को बचाए, किसी तरीके का कोई लॉस नहीं होना चाहिए। और फिफ्थ है, इट गिव्स द कॉन्फिडेंस टू रेगुलेटर्स, मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर्स दैट द कंपनी इज फॉलोइंग अ डिसिप्लिन अप्रोच टू इवेलुएट और इम्प्रूव इफेक्टिवनेस, रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड गवर्नेंस, यानी कि इसका और भी काम है कि ये कॉन्फिडेंस जनरेट करे उनके बीच में जो रेगुलेटर है, बिजनेस को चलाने वाले बंदे, मैनेजमेंट करने वाला या जो स्टेक होल्डर है, जो बिजनेस में अपना स्टेक लेके रखा है, हिस्सेदारी लेके रखा है उनके, और साथ ही साथ ये अपने अपने बिजनेस को जो है एक तरीके का इफेक्टिव बनाए, इंप्रूव करे बिजनेसेस को, जो भी रिस्क है फ्यूचर में आने वाले उसका जो है अच्छे तरीके से मैनेज करे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए बिजनेस के अंदर, अच्छे तरीके से कंट्रोल करे और बिजनेस को चलाए। क्लियर? तो ये सब इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि इन सबको मदद करे एक सेक्रेटरी, ताकि बिजनेस में कोई भी किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना आए, चाहे वो मार्केट के हिसाब से हो, चाहे वो गवर्नमेंट के हिसाब से हो, चाहे वो किसी भी कानून के हिसाब से हो। तो सेक्रेटरी का काम है कि ये सब अच्छे से देखभाल करे। अगला बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट अंडर सेक्शन 204 टू सब सेक्शन 1। इसके अंदर क्या बोला गया कि सेक्रेटरियल ऑडिट किस पे अप्लाई हो सकता है। देखो, यहाँ पे 4 पॉइंट है, इन सब पे सेक्रेटरियल ऑडिट अप्लाई होगा। पहला, एवरी लिस्टेड कंपनी, यानी कि हर वो बिजनेस जो लिस्टेड है, ठीक है, लिस्टेड कंपनी पे अप्लाई होगा। दूसरा, एवरी पब्लिक कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर, यानी कोई भी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो ये एप्लीकेबल होगा। अगला पॉइंट देखते हैं क्या दिया है कि एवरी पब्लिक कंपनी विद टर्नओवर 250 करोड़ और मोर। देखो, ये क्या था, शेयर था, पेड अप शेयर था, जिसका 50 करोड़ से ज्यादा पेड अप शेयर होगा तो वो लायबल होगा कि अपना सेक्रेटरियल ऑडिट को ऑडिट करवाए, यानी कि अपने बिजनेस में जो भी कामकाज हो रहा है उसका ऑडिट करवाना कंपलसरी होगा। तीसरा पॉइंट बोलता है पब्लिक कंपनी में अगर उसका टर्नओवर, ये जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ या उससे ज्यादा अगर होता है बिजनेस के अंदर, तो ऑडिट करवाना कंपलसरी है, करवाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। टर्नओवर का मतलब ओवरऑल जो भी इनकम आ रहा है उस बिजनेस के अंदर वो कहलाएगा टर्नओवर, ओवरऑल स्टार्टिंग से एंड तक। नेक्स्ट पॉइंट है एवरी प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरीज और ऑफ अ पब्लिक कंपनी, यानी कि हर वो प्राइवेट कंपनी को करना पड़ेगा, चाहे उसका टर्नओवर है नहीं है, लिस्टेड है नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर वो किसी पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, तो उस प्राइवेट कंपनी को भी पब्लिक कंपनी के साथ साथ ऑडिट करना पड़ेगा, उसमें कोई भी एप्लीकेबल नहीं होगा। पब्लिक कंपनी अगर हो रहा है ऑडिट तो इसके सब्सिडरी कंपनी में भी करना पड़ेगा। अब सब्सिडरी कंपनी होता क्या है, नॉर्मली समझना कि कोई एक
वाई जेड कंपनी है। इस कंपनी ने क्या किया कि किसी कंपनी को, समझो ए बी और सी कंपनी था, तो ये कंपनी को एक्स वाई जेड ने परचेस कर लिया। अब परचेस करने की वजह से ये जो कंपनी का एबीसी, ये एक्स वाई जेड बिजनेस जो है, इस एबीसी को एबीसी के नाम से ही मार्केट में चला रहा है, अपने नाम से नहीं चला रहा है। लेकिन एबीसी कंपनी है किसका असलियत में, है एक्स वाई जेड का। तो उसी जगह पे एक्स वाई जेड की जो कंपनी थी, वो कंपनी एबीसी के नाम पे चल रहा है, और ये एबीसी इस एक्स वाई जेड के लिए एज अ सब्सिडरी कंपनी कहलाएगा। और इस जगह पे अगर ये जो है पब्लिक लिमिटेड है और ये जो है प्राइवेट लिमिटेड है, और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी लायबल होता है कि इसको ऑडिट करना पड़ेगा, तो इस जगह पे जो है ये जो प्राइवेट कंपनी, इसको भी ऑडिट करवाना पड़ेगा। भले ही ये सब टेन्योर इसमें लग रहा है या नहीं लग रहा है, उससे वो मैटर नहीं करता है। अगला बात करते हैं कुछ अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट, यानी कि इसका अपॉइंटमेंट के बारे में बता रहे हैं। तो क्या बताता है कि ओनली मेंबर्स ऑफ आईसीएसआई होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसेस कैन कंडक्ट सेक्रेटरियल ऑडिट एंड फर्निश अ सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसी को अधिकार है जो आईसीएसआई का मेंबर है, मतलब इसमें जो भी पास आउट हुआ है, जिसके पास सर्टिफिकेट है आईसीएसआई का, वही सेक्रेटरियल ऑडिट का काम कर सकता है। उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता, और वही सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट भी बना सकता है, उसके अलावा कोई अदर पर्सन नहीं कर सकता। दूसरा, दिस अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट देयर मीटिंग बाय पासिंग अ बोर्ड रिजोल्यूशन। यानी कि सेक्रेटरियल ऑडिट, पहला बात तो ये कि जो आईसीएसआई से निकला है वही बंदा बन सकता है सेक्रेटरियल ऑडिट, उसके अलावा कोई नहीं बन सकता। दूसरा पॉइंट है, इसको अपॉइंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके अलावा कोई भी अपॉइंट नहीं कर सकता है, और बोर्ड रिजोल्यूशन में पास होना चाहिए कि इस बंदे को हम अपॉइंट कर रहे हैं एज अ सेक्रेटरियल ऑडिट के रूप में, तब अपॉइंट होगा। तीसरा, दिस अपॉइंटमेंट शुड बी preferable made in the beginning of the financial year, thus make possible checking of compilation on a continuous basis। यानी कि जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो स्टार्टिंग में ही हो जाना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में। जैसे फाइनेंशियल ईयर चालू होता है 1 अप्रैल से, आपने पढ़ा होगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो ये जो 31 मार्च होता है, हमारा एंडिंग ईयर होता है, और 1 अप्रैल ये होता है स्टार्टिंग ईयर नॉर्मली। तो इसके हिसाब से 1 अप्रैल में ही बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो जाना चाहिए कि हम किसी सेक्रेटरी को हम प्रेफर कर रहे रख रहे हैं, ठीक है। तो ये कहता है हमारा ये थर्ड पॉइंट। और फोर्थ क्या बोलता है, द सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट शुड बी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट विया फॉर्म नंबर MR3 एंड टू बी एनेक्स विद द बोर्ड रिपोर्ट। यानी कि जो सेक्रेटरियल रिपोर्ट बनेगा, यहाँ पे जो पढ़े थे सेक्रेटरियल रिपोर्ट, जो सेक्रेटरियल रिपोर्ट बनेगा वो रिपोर्ट कुछ फॉर्मेट में होना चाहिए, ऐसा कुछ भी कैसे भी नहीं बनाना है। तो फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि फॉर्मेट का नाम है MR3, फॉर्म नंबर MR3 गवर्नमेंट ने कंपनी एक्ट के तहत इशू किया है कि ये ही फॉर्मेट में तुम बनाओगे, और ये फॉर्मेट में बना के हमें दोगे, तो उसी फॉर्मेट में बनाना है। अगला बात करते हैं द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO, इसके बारे में कुछ दिया गया है, कुछ ही पॉइंट से ज्यादा नहीं है। तो देखो क्या बोलता है CFO, मीनिंग दिया द CFO इज द ऑफिसर ऑफ कंपनी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनी फाइनेंस। यानी कि बिजनेस में जितना भी पैसे का लेन देन होता है सब देखने वाला CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। क्या बोलता है पहला पॉइंट, दिस एक्सटेंड टू फाइनेंशियल प्लानिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिस्क, रिकॉर्ड कीपिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीधी बात है पैसे के लिए है, तो जो भी बिजनेस में हो रहा है, प्लानिंग हो रहा है, मैनेजिंग हो रहा है, फाइनेंशियल रिस्क है, या बुक वगैरह देख रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्ट बना है, सब रिलेटेड विद फाइनेंस होगा, तो ये सब कामों में वो काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है CFO हेल्प इन एनालाइजिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग कंपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब पैसे इसी के हाथ में, तो ये देखेगा कि बिजनेस में कितना पैसा है कितना नहीं है, उस हिसाब से बिजनेस में एनालाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, और देखेगा पैसा ज्यादा है, अनलिमिटेड है, तो बिजनेस के लिए फायदा है, स्ट्रेंथ है, अगर नहीं है तो वीकनेस है, नुकसान है। तीसरा बोलता है दिस लीड्स टू टेक टाइमली करेक्टिव एक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंस ऑफ द कंपनी। यानी कि समय रहते अगर पैसे में कुछ गड़बड़ी है, पैसा नहीं है बिजनेस के पास, तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है पैसे से रिलेटेड करेक्टिव एक्शन लेता है, जिसके वजह से कंपनी में फाइनेंस का ग्रोथ होता है और आगे बढ़ सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट बोलता है द CFO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग एंड रिपोर्टिंग एक्यूरेट एंड टाइमली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, यानी कि जो भी बिजनेस में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है ये CFO के ऊपर जिम्मेदारियों पे होता है कि बिजनेस का जो है फाइनेंस रिपोर्ट तैयार करे और फाइनेंशियल रिपोर्ट दे, ताकि बिजनेस जो चल रहा है वो अच्छे तरीके से चल सके, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये सब रिपोर्ट देने का काम भी CFO करता है। अगला क्या बोलता है, इनपुट बाय CFO मेक द बेसिक्स ऑफ बोर्ड्स ऑफ रिपोर्ट, यानी कि जो भी बिजनेस में हो रहा है काम काज, जो भी पैसे से लेन देन हो रहा है CFO बनाता है बोर्ड रिपोर्ट, यानी कि पैसे से रिलेटेड बोर्ड रिपोर्ट बनाने का काम CFO का है। पैसे से लेन देन जितना भी हो रहा है सब CFO करेगा, बात खत्म। अगला दिया है CFO इज अपॉइंट अ रेगुलर एम्प्लॉय इन द रोल ऑफ कंपनी और मे बी ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि CFO देखता है कि जो भी एम्प्लॉय, इवन तो जितने एम्प्लॉय को रखना है CFO भी रख सकता है अपने बिहाफ पे, और या तो वो कंपनी के रोल पे करे, पेरोल्स पे करे, या तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कर सकता है। तो CFO देखता है इन सबको और CFO अपॉइंट करता है कौन कितने समय तक वो बंदा रहेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है तो कितने समय तक रहेगा, पेरोल रहेगा तो परमानेंटली जब तक इसको नहीं निकाला जाता है तब तक बिजनेस में रहेगा। ठीक है, अगला 7 पॉइंट है CFO नीड नॉट बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। क्या बोलता है, CFO जो बिजनेस का डायरेक्टर नहीं होता है, मतलब नहीं होता इन द सेंस कि डायरेक्टर होता है बट इसको जरूरत नहीं है कि डायरेक्टर हो तभी CFO बन सके, ठीक है, तो जरूरी नहीं है। और नेक्स्ट है CFO is compulsorily required to sign audit financial statement of the company। लास्ट पॉइंट बोलता है कि जो भी रिपोर्ट बनाया है CFO ने फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी का, तो जितना भी रिपोर्ट बनाया है ये CFO को साइन करना पड़ेगा वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जब भी ऑडिट होगा बिजनेस का। क्लियर, तो होप तो समझा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है CFO भी, क्योंकि जितना भी पैसे का लेन देन हो यही देखने वाला, इसके अलावा कोई अदर नहीं देखता है। तो आप समझना इस बात को, और इम्पोर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली हर जगह पे CFO का इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है, जहाँ पे दिया है तो आप लोग पढ़ना। अब यहाँ पे इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ये खत्म होता है। अगर कोई भी डाउट होगा हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।